अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज मेजरमेंट्स, उसका थर्ड टॉपिक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसका हाफ टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और आज उसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है वो ना सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी हमारी जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दी होंगी। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पहले मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed in some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब जिस तरह से आप लोग को पता है कि फिजिक्स में हम बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी मेजरमेंट्स है, तो जो मेजरमेंट्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी देती हैं और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ भी देती हैं। अब उन मेजरमेंट्स की जो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है उनको मैनेज करना थोड़ा सा साइंटिस्ट के लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई साइंटिफिक नोटेशन, ताकि हम अपने मेजरमेंट्स को इजीली एक शॉर्ट फॉर्म में लिखकर समझ सकें। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट आप लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब अगर ये आपके सामने साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखी है, इसी को अगर हम खोल के लिखें तो हमें 3 के साथ 8 जीरोस लगानी पड़ेंगी। अब जिस तरह यहाँ 8 जीरो लगी हैं तो ये तो थोड़ी सी कम जीरोस है। अगर हम किसी इससे भी बड़ी मेजरमेंट की बात करें जिसके अंदर जीरो की तादाद ज़्यादा हो, तो उस मेजरमेंट को लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारी ज़ीरो होंगी तो हो सकता है कभी हमसे कोई ज़ीरो मिस हो जाए, कोई एक ज़ीरो ज़्यादा लग जाए, एक ज़ीरो कम लग जाए, या वो बार बार गिनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मेजरमेंट के अंदर 24 जीरोज़ हैं तो उन 24 जीरोज़ को लिखते वक्त या तो हम गलती से 25 ज़ीरो भी लिख सकते हैं, हो सकता है कोई बाय मिस्टेक उनको 23 ज़ीरो लिख दे, तो ये एक ज़ीरो हटने की वजह से आप लोग को पता है कि एक ज़ीरो की कितनी वैल्यू होती है। पूरी एक हमारी मेजरमेंट रॉन्ग हो जाएगी। वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट जिसके पीछे इतनी मेहनत होगी, इतना वर्क किया गया होगा, इतने डेज में परफॉर्म किया गया होगा, वो एक ज़ीरो ज़्यादा या कम होने की वजह से सारा एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म हो मेजरमेंट को लिखने की जिसके अंदर हम लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख भी सके अपनी बात को। यानी कि जैसे आप कोड कह लें, जैसे कोडिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, यानी बहुत बड़ी सी बात है और आप किसी छोटे से कोड के अंदर या 2-3 नंबर्स लिख के वो सारी मेजरमेंट जो कि 24 जीरो की थी वो आप 2-3 वर्ड्स लिख के उसको उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक दफ़ा अगेन मैं डेफिनेशन को रिपीट करती हूँ, उसके बाद इसको समझिएगा। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के 2 रूल्स हैं। पहला ये है कि अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10, नंबर को 10 की पावर में लिखना है, और साथ साथ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। और वो जो नंबर 10 की पावर में हमने लिखा है उसके साथ कोई एक नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 1 से 10 के दरमियान होगा, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 भी हो सकता है, 0 ना हो, 10 ना हो, नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो इनके दरमियान जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा 10 की पावर ऑफ जो भी 10 की पावर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन ज़ीरो डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n कोई भी वैल्यू हो सकती है 10 की पावर में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की जगह 100 भी हो सकता है, n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, यानी ये कोई भी 10 की पावर हो सकती है। वो डिपेंड करेगा हमारी मेजरमेंट की वैल्यू पे। और ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट है ये सिंगल होना चाहिए, ये भी साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का रूल है। यानी अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखना है तो ये इस तरह ना हो कि 22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। फिर उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी स्पीड ऑफ लाइट की, तो यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ लाइट को देखें, यहाँ पर 3 के साथ हमारे पास 8 जीरोज़ हैं और हमारे पास ये पॉइंट पहले यहाँ पे था। अब इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो हमारे पास रूल है वो सबसे पहले यही था कि पॉइंट से पहले सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। एक तो वो सिंगल हो और दूसरा वो नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो उसको किस तरह से हम सिंगल बनाएंगे, हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे वहाँ तक जब तक हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आ जाता। अब फॉर एग्जांपल हम पॉइंट को एक प्लेस मूव करते हैं
तो तब भी हमारे पास यहाँ पे 0 है, ये हमारे पास 0 आ गया, पॉइंट से पहले 0 है। अगर दोबारा मूव करते हैं तब भी 0 है। इसी तरह मूव करते 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 जब हम पॉइंट को इस पॉइंट पे लेके आएंगे, यानी इस प्लेस पे पॉइंट पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, और 3 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है और एक सिंगल नंबर है। तो जो हमारा जो पहला रूल था वो पूरा हो गया कि एक नॉन जीरो और सिंगल डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। अब उसके बाद साथ हमारे पास क्या है, 10 की पावर n। अब 10 की पावर n का ये हिसाब है कि जब हमें 10 के ऊपर पावर कितनी लगानी है, पावर उतनी लगानी है जितना पॉइंट हम अपना प्लेस मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट को मूव करवाया था, इधर से स्टार्ट किया और यहाँ तक मूव कराया। तो अगर हम जीरोस का काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने अपना पॉइंट 8 प्लेसेस तक मूव करवाया। अब अगर 8 प्लेसेस तक मूव करवाया तो 10 की पावर होगी 8, यानी कि इसकी जगह हमारे पास 3 आ गया, तो साथ में मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जो 10 की पावर 8 है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो उसके लिए भी एक रूल है, जब भी हम पॉइंट को मूव करवाते हैं, अगर पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड, आप लोग की ये वाली साइड लेफ्ट साइड होगी। जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी। और अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाते हैं, यानी कि इस साइड पे, अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट हमारा यहाँ होता और हम इसे इस साइड पे मूव करवाते हैं राइट साइड की तरफ, तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पॉइंट को इस तरफ मूव कराया, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करवाया, और लेफ्ट की तरफ अगर मूव करवाया तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 की पावर 8 जो है वो पॉजिटिव लिखा। तो अगर आप इसे ज़रा और से देखें तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो सारा अप्लाई हो चुका है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर n, यानी कि 10 की पावर n की जगह 8, और 8 क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट को 8 प्लेसेस मूव करवाया। और यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया रूल, कि अगर पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा तो जो हमारी 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी, और अगर पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव होगा तो जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। अच्छा, अब ये तो थी एक बड़ी मेजरमेंट। अब ये सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स को लिखने के लिए नहीं था। अगर कोई बहुत छोटी मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल, अब छोटी छोटी मेजरमेंट से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है कि 0.0000 कोई 24 टाइम्स 0 आ रहा है आगे 24, तो ये एक बहुत स्मॉल मेजरमेंट है। अगर इसको भी लिखना है तो इसको लिखने का भी वही मसला है। जिस तरह बड़ी मेजरमेंट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी जीरोज आ रही होती हैं और वो जीरो का हेर फेर के एक कम हो गई या एक ज़्यादा हो गई और सारी मेजरमेंट गलत हो जाएगी, सारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ छोटी मेजरमेंट के अंदर भी सेम वही मसला है, क्योंकि हम सिर्फ फिजिक्स के अंदर को बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स नहीं कर रहे होते, या सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते जो बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स का रिजल्ट देते हैं। कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिनकी बहुत स्मॉल वैल्यूज़ आती हैं। अब जैसे एटम का साइज़ है, न्यूक्लियस का साइज़ है। एटम तो बहुत छोटे छोटे हैं, वो तो नज़र ही नहीं आते। अगर हम उनके साइज़ की बात करें या एटम के अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो उसका साइज़ ले लें तो वो बहुत छोटी मेजरमेंट होगी। अब उसके अंदर बहुत सारी ज़ीरोज़ आ जाएंगी या बहुत छोटी स्मॉल वैल्यू आएगी। उनको लिखने के लिए भी वही केस आ जाता है कि उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने ऊपर फर्स्ट वाली ये एग्जाम्पल के अंदर वो रूल अप्लाई किया, इसी तरह हम एक छोटी उसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं छोटी वैल्यू के अंदर कि किस तरह से ये रूल लगेगा। अच्छा, अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है 0.0023, ये इतनी छोटी मेजरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी इससे काफ़ी छोटी है। अब यहाँ पे हमारा जो रूल है अगर वो यहाँ पर अगर हम लगा कर देखें तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए साथ 10 की पावर n। अब नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है उससे पहले क्या है, उससे पहले 0 है, और 0 मतलब नॉन ज़ीरो तो नहीं है ना, 0 तो खुद 0 है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमें यहाँ पे लाना है। तो फिर हम अब क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करेंगे। कहाँ तक मूव करेंगे, पॉइंट को उस प्लेस तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास एक पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट ना आ जाए। तो चले मूव करते हैं। अगर हम पॉइंट को मूव करके इस प्लेस पे ले आते हैं तब भी हमारे पास पॉइंट से पहले 0 है, अगर इस प्लेस पे ले आते हैं तब भी 0 है। लेकिन अगर हम पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पर ले आते हैं तो फिर क्या होगा, पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया ना, 2 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हम लोगों ने पॉइंट को यहाँ से उठाकर 2 के बाद लगा देना है, यानी 2.3। अब ये तो हो गया हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर दूँ। अब जिस तरह यहाँ पर तो सिंगल वैल्यू थी, 3 था, उसके अलावा कोई यहाँ पर हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट था ही नहीं, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई बाय
10⁸ लिख दिया हम लोगों ने। लेकिन जिस तरह यहाँ पर 3 है, तो अब आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि 2.3, तो हमने तो यहाँ पर एक सिंगल डिजिट लाना था। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई से पहले सिंगल डिजिट नहीं लेके आना, हमने पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट लेके आना है। अब यहाँ पर तो एक ही था, तो इसलिए ये एक नंबर है। लेकिन अगर यहाँ 2.3 है, तब भी हमारा पॉइंट से पहले कितने डिजिट है वो देखना है। पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। पॉइंट से पहले क्या है? 2 है। 2 एक नॉन जीरो डिजिट है और एक सिंगल डिजिट है, तो बस पॉइंट से पहले देखना। उसके बाद ये भी हो सकता है 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 2.345 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के पॉइंट से पहले एक होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर अब 2.3 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है जिस तरह हमारा रूल है, और 10 की पावर बनानी है। अब 10 की पावर को वही बिल्कुल सेम वैसे ही है कि हम लोगों ने जितने पॉइंट को जितने प्लेसेस की तरफ मूव किया है ना, उतने हमारे पास 10 की पावर होगी। अब पॉइंट कितने प्लेसेस मूव हुआ है यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 प्लेसेस मूव हुआ है, तो 3 लगा दिया। और ये जो साइन की बात थी, तो वो जैसे मैंने यहाँ बताया कि पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो पॉजिटिव और राइट साइड पे मूव होगा तो नेगेटिव। क्योंकि अब यहाँ पर हमारा पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव हुआ है, तो हम लोगों ने 3 के साथ नेगेटिव नंबर लगा दिए। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको लगाना है, किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर किस तरह से एक नंबर को हम ला सकते हैं। तो ये जो रूल है ना, ये वाला रूल, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए। अगर आपको सिर्फ ये याद हो जाए तो डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और ये वाला सब कुछ भी समझ आ जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, 10 की पावर n, 10 की पावर बनानी है। और वो जो पावर है उसके लिए भी एक रूल है कि अगर वो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो पॉजिटिव, और अगर राइट साइड पे मूव हुआ है तो नेगेटिव। अच्छा, जब मेजरमेंट्स हो जाती है तो मेजरमेंट्स को जब हम रिजल्ट के फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो साथ कोई ना कोई यूनिट लगाते हैं। एक तो मेजरमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके साथ कोई ना कोई यूनिट लिखा होता है। अब वो जो यूनिट होता है वो ऐसे ही नहीं लिख देना, उस यूनिट के लिखने के कुछ रूल्स हैं जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पर मैंने टॉपिक का नेम लिखा है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स, यानी जब हम यूनिट्स को लिखेंगे तो उसको लिखने के जो रूल्स हैं वो कुछ रूल्स फिक्स कर दिए गए हैं, ताकि जब भी हम रूल्स को लिखें तो जब भी हम यूनिट्स को लिखें तो रूल्स को फॉलो करें। अच्छा, बड़े आसान से रूल हैं, इसके 8 रूल हैं, और अगर आप इनको दिमाग में बैठा लें तो यूनिट को लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इन रूल को दिमाग में नहीं रखते, इनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, अच्छे तरीके से नहीं मेमोराइज करते, जिसकी वजह से वो गलती करते हैं। और अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो उस यूनिट को गलत लिखने की वजह से भी अक्सर नंबर कट जाता है, और बाद में फिर हम सोच रहे होते हैं कि वो नंबर कैसे कट गया। तो अक्सर यूनिट को रूल्स के मुताबिक ना लिखना भी एक गलती है, जिनको हम बड़ा लाइट सा लेते हैं या फिर इतना उसको सीरियस नहीं लेते। पहला रूल है फुल नेम ऑफ अ यूनिट does not begin with capital letter even if named after a scientist। अब जो ये बात है कि even if named after a scientist, इसको मैंने जोर देके इसलिए बोला है कि जैसे मैंने पीछे पढ़ा कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट, अगर यूनिट एक पूरा नेम यूनिट का लिखना है तो उसे हमने कैपिटल लेटर के साथ नहीं स्टार्ट करना, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का ही क्यों नेम ना हो। यानी कि हमें वैसे यूजुअली पता है कि हम आमतौर पर किसी भी चीज़ का नाम या फिर किसी भी साइंटिस्ट या किसी आम बंदे का नाम भी लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे कैपिटल लिखते हैं। तो बच्चों के जहन में यही होता है कि अच्छा साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल न्यूटन है, न्यूटन का नाम लिख रहे हैं आप, वो यूनिट में भी न्यूटन का नाम लिख रहे होंगे तो यूनिट के अंदर भी वो एन को कैपिटल लिख देते हैं। हालांकि यूनिट के लिखने के अलग रूल्स हैं। अगर आप न्यूटन का नाम भी लिख रहे हैं तब भी यूनिट के अंदर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं होगा बल्कि स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है न्यूटन की, इस तरह से आप यूनिट लिखेंगे। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो अब ये नहीं है कि आप ये बात जहन में रखेंगे साइंटिस्ट का नेम है या कोई प्रॉपर नेम आ गया है साइंटिस्ट है या फिर वैसे ही नेम है तो हम इसका एन बड़ा लिख देते हैं। इस तरह से नहीं करना। फिर वो अगर आप इस तरह लिख देंगे तो फिर साइंटिस्ट के नेम में और यूनिट में फ़र्क नहीं रहेगा। जब आप कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे तो अब पढ़ने वाला समझेगा कि ये एक साइंटिस्ट के नेम की बात हो रही है, एक साइंटिस्ट की खुद की बात हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब एन स्मॉल लिखा होगा तब ये रीड करने वाले बंदे को या लिसनर को पता चलेगा कि जो एन स्मॉल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये यूनिट है, यानी कि ये फोर्स की बात हो रही है, ये न्यूटन की बात, यानी न्यूटन बीइंग हिमसेल्फ उसकी बात नहीं हो रही बल्कि ये एक फोर्स की यूनिट के तौर पे न्यूटन लिखा गया है। सेकंड रूल है द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर। हाँ, अब यहाँ पे ये है कि अगर हमने यूनिट का सिंबल लिखना है, यानी पूरा यूनिट नहीं लिखना, सिर्फ उसकी सिंबल लिखना है, तब नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, तब जो साइंटिस्ट का नेम होगा
उसे हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर, तब हम उसका सैम्पल में कैपिटल लेटर लिखेंगे। यानी अगर हम न्यूटन को ही ले लें, फोर्स के यूनिट न्यूटन को ही ले लें, अगर हम इसका सैम्पल लिखते हैं तो तब ये नहीं है कि हम स्मॉल एन लिख दें, तब हमें कैपिटल लेटर एन लिखना होगा। तब हमने ये देखना है कि हाँ वो साइंटिस्ट का नेम है, उससे सैम्पल लिख रहे हैं तो फिर हम कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। इसलिए न्यूटन के लिए हम एन लिखेंगे, और अगर पास्कल, जैसे कि पास्कल भी साइंटिस्ट का नेम है, तो उसके लिए भी पी कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और ए स्मॉल। अब इन पहले दोनों रूल्स को एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर आप यूनिट पूरा लिख रहे हैं किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल फोर्स का, तब पूरा स्पेल लिखते हुए हम लोगों ने फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखना, फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है। लेकिन अगर आप यूनिट की सिर्फ सैम्बल लिख रहे हैं, तब आपने उसका फर्स्ट लेटर, या फिर अगर सैम्बल एक ही वर्ड का है, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन है, एक ही एन है, तब कैपिटल लिखना है। या अगर पास्कल के अंदर 2 वर्ड आए हमारे पास सैम्बल के तौर पे, तब पी कैपिटल लिखा है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है। तो ये दोनों रूल्स हैं इसके लिए। उसके बाद थर्ड रूल है, प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर एसआई यूनिट विदाउट स्पेस। अब अगर प्रीफिक्सेस की बात करें तो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर प्रीफिक्सेस को पढ़ा होगा, आटो, सेम्टो, नैनो, पिको, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस है। अगर आपने प्रीफिक्सेस का, अगर आपको टॉपिक कंप्लीट क्लियर नहीं है तो मैं अगेन इस पे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी, वरना आपने इसे 9th में पढ़ रखा है, 9th से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी भी यूनिट, ऐसा यूनिट से पहले प्रीफिक्स को लिखना है तो उसके लिए स्पेस नहीं दरमियान में देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 मिलीमीटर, अब मीटर तो हमारे पास एक यूनिट है और मिली जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है। इस तरह नहीं है कि आप 1 मिलीमीटर लिखते हुए मिली और मीटर को अलग अलग लिखें एम। अगर इस तरह से लिख देंगे कि 1 और उसके बाद एम के बाद स्पेस और फिर एम, तो इस तरह से ये लगेगा कि 2 दफ़ा मीटर लिखा हुआ है, यानी कि 1 मीटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ऐसे लगेगा 1 मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से लिख देते हैं 1 ये मीटर एंड स्पेस के साथ मीटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको हम मीटर स्क्वायर भी बना सकते हैं, या फिर इसे हम 2 दफ़ा मीटर पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह से लगेगा कि आप लोगों ने इसे मीटर स्क्वायर लिखा है या फिर 2 दफ़ा मीटर लिखा है। इसको इस तरह से लिखना है बगैर स्पेस के साथ, ताकि ये इस तरह लगे मिलीमीटर। नेक्स्ट रूल है, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस। हाँ, लेकिन अगर 2 यूनिट्स इकट्ठे लिखने हैं तो उनके दरमियान स्पेस देनी है। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं देनी, लेकिन अगर 2 यूनिट इकट्ठे लिखे जा रहे हैं तो उनके दरमियान स्पेस देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है न्यूटन मीटर लिखते हुए हम लोगों ने इसे इकट्ठे इस तरह से नहीं लिख देना, और अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह लिख देते हैं पेपर में। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर इग्नोर कर देते हैं और बाज़ दफ़ा इसके नंबर कट भी जाते हैं, लेकिन इस यहाँ पे स्पेस लाजमी देनी है। न्यूटन और मीटर के दरमियान यहाँ पर इतनी स्पेस कम अज़ कम हो कि वो पता चले कि आपने स्पेस दी हुई है। तो इस तरह से लिखेंगे जब हम 2 यूनिट्स को साथ लिख रहे हैं। न्यूटन भी एक यूनिट है, मीटर भी यूनिट है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, ये वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। तो इसको लिखते हुए इस तरह से स्पेस देनी है। अच्छा, इसके बाद 5th रूल हमारे पास है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह की मेजरमेंट आ जाती है जिसके अंदर 2 प्रीफिक्सेस एक साथ लिखे हैं, एक जैसे हैं, तो उनको हमने कंपाउंड प्रीफिक्सेस को नहीं लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है 1 माइक्रोफैरड। फैरड हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट है, तो ये तो एक यूनिट हो गया, बेस यूनिट, या फिर हमारे पास ऐसा यूनिट होगा। लेकिन अगर हम माइक्रो की बात करें तो ये दोनों माइक्रो हमारे पास दोनों ही प्रीफिक्सेस हैं और कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। तो अगर कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है, इसका मतलब है हम इन दोनों माइक्रो को किसी इस तरह के प्रीफिक्स के अंदर ढूंढते हैं जिसमें इन दोनों की वैल्यू कंबाइन आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 10⁻6 होता है और ये भी 10⁻6 है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें 10⁻12, यानी कि अगर हम 10⁻12 वाला कोई प्रीफिक्स ले आए तो इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। और हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हमने पढ़े थे उसमें जो पिको होता है वो 10⁻12 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंपाउंड प्रीफिक्सेस के बजाय इस तरह से लिखेंगे 1 पिकोफैरड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेंटीमीटर। इसको यूँ नहीं लिखना, बल्कि इसको लिखना है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है कि कोई भी मेजरमेंट जब हमारे पास किसी भी यूनिट के अंदर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर दी गई है, तो हमेशा हमें उस मेजरमेंट को ऐसा यूनिट के अंदर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अब ये सेंटीमीटर है, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये किसी भी लेंथ या किसी भी हाइट वेट इस तरह की मेजरमेंट दी हुई है और ये सेंटीमीटर के अंदर है। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट जो लेंथ का है वो है मीटर। तो हमें हमेशा उस मेजरमेंट को रिजल्ट के अंदर ऐसा यूनिट के अंदर लिखना होता है, इसलिए हमने यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया।
और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि इसे 100 से डिवाइड करना होता है। जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल नॉट द बेस यूनिट अलोन। अब इस रूल में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स हैं और उसके ऊपर पावर है, यानी कि हमारे पास 2 बेस यूनिट है, मल्टीपल का मतलब है 2 कंबाइंड बेस यूनिट हमारे पास लिखे हुए हैं और उनके ऊपर किसी एक के ऊपर पावर लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो उस यूनिट की पावर है, बल्कि वो होल उस जो यूनिट मल्टीपल है यूनिट का, उन दोनों की पावर होगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मीटर का स्क्वायर है और हम लिख दें जैसे किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ तो हम इसको लिख दें कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। नहीं, ये गलत होगा। इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब वो किस तरह से होगी, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर का नहीं है बल्कि किलो का भी है, यानी ये होल मल्टीपल का स्क्वायर है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, उसके ऊपर कोई पावर हो, देन द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल नॉट द बेस यूनिट अलोन, यानी कि सिर्फ ये मीटर पे अप्लाई नहीं हो रही बल्कि इस पूरे होल मल्टीपल पर ये पावर अप्लाई हो रही है। इसीलिए जब हमें पता है किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, तो उसको जब हम स्केयर लेंगे तो हो जाएगा 10⁻6, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से लिखेंगे, ये भी एक रूल है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास, मेजरमेंट्स इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन मोस्ट कन्वीनियंट वे। अच्छा, जब भी हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि उसे ऐसा यूनिट के अंदर ही मेजर करें। हमारे पास जो भी कन्वीनियंट वे होता है, कन्वीनियंट वे का मतलब ये है कि अगर हम वर्नियर कैलिपर के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका जो भी लीस्ट काउंट है, या फिर अगर स्क्रू गेज के साथ कर रहे हैं उसका जो भी लीस्ट काउंट है, फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज की ही बात कर लेते हैं, तो स्क्रू गेज में हमारी जो मेजरमेंट होती है वो मिलीमीटर के अंदर होती है। अगर हम मेजरमेंट मिलीमीटर के अंदर स्क्रू गेज के साथ कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली वहीं से स्क्रू गेज से मेजर करें, आंसर मिलीमीटर में आए और उससे वहीं पे ही आप मीटर बनाने की कोशिश करने लग जाए। इस तरह नहीं करना, बल्कि असल में मेजरमेंट करने का ये तरीका होता है कि आप पहले स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हैं, वो जो जिस भी उसका असल यूनिट जो भी है जैसे मिलीमीटर है उसमें आ जाती है, उसे नोट कर लें। इस तरह करते करते पूरा एक्सपेरिमेंट या पूरी मेजरमेंट परफॉर्म कर लें। जब एंड में रिजल्ट निकले, जो भी रिजल्ट हो उससे मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो ये एक मोस्ट कन्वीनियंट यानी कि आसान तरीका है, मोस्ट इजी और हमारे लिए एक मतलब आसान है कि इस तरह करना, बजाय इसके कि हम साथ साथ ही सारे मेजरमेंट्स को, सारे वैल्यूज़ को पहले मिलीमीटर से मीटर में करें, सबको मीटर में करें और फिर उस मीटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई या ऐड करके एक आंसर निकालें। इससे बेहतर है कि हम पहले जिस भी यूनिट में वो आ रहा है और आराम से करते जाए। इस तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, सारी वैल्यूज़ निकाल लें और एंड पे आके हम उसे उसकी ऐसा यूनिट में जो कि हमारा अगर मीटर है तो उसमें कन्वर्ट कर दें। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पहले साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी मेजरमेंट को किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं और क्यों साइंटिफिक नोटेशन हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, यानी कि यूनिट्स को लिखने के क्या क्या रूल्स हैं, जो कि 8 रूल्स हैं और हम लोगों ने वो सारे डिस्कस किए। इन 8 रूल्स के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखी यूनिट्स की, किस तरह से हम लोगों ने किन किन चीज़ों के दरमियान स्पेस देनी है, किन को कंबाइन लिखना है, किन को नहीं लिखना, पावर का क्या है और किस तरह कौन सा कन्वीनियंट मेथड है यूनिट्स को लिखने का या मेजरमेंट्स को करने का। ये सारे रूल्स आज हम लोगों ने सीखे। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, हम उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।